गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का सोशियोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यह क्लास बीए पार्ट 2 और एमए सेकेंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग जनजाति की जो था प्रस्तावना को देखे थे और इसके साथ साथ हम लोग जो है जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा को भी अध्ययन किए हुए थे। और तीसरे क्लास में जो था अनुसूचित जनजाति को, और आज की जो चौथी क्लास होगी इस क्लास में हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है जनजाति एवं जाति। इसके साथ ही जो है हम लोग इसमें देखेंगे समानता को, ठीक है, जनजाति एवं जाति की समानता और जनजाति एवं जाति की भिन्नता। ये तीन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन फिर भी आप लोग बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है आपके जो बीए पार्ट 2 और एमए सेकेंड सेमेस्टर का जो कक्षा में, ठीक है, काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आती ही है। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए आज के हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो एक समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना, जिन्होंने देखे तो जनजाति की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए जो है ना, स्पष्ट करने के लिए इसे लघु समुदाय अर्थात लिटिल कम्युनिटी के नाम दिया था। मतलब कि एक छोटा समुदाय है, ठीक है। उनके शब्दों में यदि हम देखें तो मानवता के संपूर्ण इतिहास में मानव जीवन का सबसे स्पष्ट रूप लघु समुदाय के रूप में विद्यमान रहा है ना। अर्थात जो छोटा समुदाय होता है ना, वहां पे संपूर्ण इतिहास के रूप में उनका जीवन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यदि हम देखें तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो थे ना, जनजातियों के ऊपर बहुत अधिक और बहुत अच्छे से बारीकी के साथ उन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए जो है इन्होंने 4 मुख्य रूप से विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया, ठीक है। उन्होंने 4 विशेषता कौन कौन बताए? तो इन्होंने जो है बताया लघुता, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉलनेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया विशिष्टता, तीसरा समरूपता, तथा चौथा जो था इन्होंने आत्मनिर्भरता बताया, है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे बता रहा है लघुता, है ना। तो लघुता का तात्पर्य है कि समुदाय का आकार इतना छोटा होना है कि उसके सभी सदस्य एक दूसरे को जानते और घनिष्ठ संबंधों के कारण समानता की भावना बंधे हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा समुदाय जो छोटा हो, ठीक है, और लगभग देखिए तो सभी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से और समानता की भावना से बंधे हो, मतलब जुड़े हुए हो, ठीक है। लघुता का तात्पर्य उन्होंने बताया। दूसरा यहाँ पे बताया विशिष्टता, है ना, डिस्टिंक्टिवनेस, है ना। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि विशिष्टता जो है एक लघु समुदाय के सदस्य अपने निवास क्षेत्र के बाहर जागरूक होते हैं तथा दूसरे समुदाय की तुलना में उनकी भिन्नता का कोई भी बाहरी व्यक्ति देख और समझ सकता है ना। मतलब विशिष्टता का मतलब है कि एक लघु समुदाय सदस्य अपने निवास क्षेत्र से बाहर जागरूक के बारे में जागरूक होता है ना। मतलब कि अपने निवास क्षेत्र के बारे में जागरूक होते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे उनका निवास क्षेत्र होता है वो काफी जागरूक होते हैं, जानकार होते हैं, ठीक है। तथा दूसरे की तुलना में उनकी भिन्नता को कोई भी बाहरी व्यक्ति देख सकता है और समझ सकता है। समझ रहे ना। मतलब कि यदि बाहर से कोई वहां पे गया तो तुरंत समझ लेगा कि भाई इनका क्या व्यवहार है, किस तरह से रहते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, इनका संस्कृति क्या है, इनका रहन सहन क्या है, ठीक है, इनका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण क्या है ना। इस तरह से जो है इन्होंने बताया कि जो भी बाहरी व्यक्ति आते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। लघु समुदाय के सभी सदस्य के जीवन में समरूपता भी हमें देखने के लिए मिलता है ना। अर्थात जो लघु समुदाय मतलब छोटा समुदाय है तो वहां पे जो है ना काफी सदस्य
की जो जीवनचर्या होती है, दिनचर्या होती है, ठीक है, एक दूसरे से मिलता है, समरूप होता है ना। मतलब कि एक दूसरे से सभी से मिलता जुलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग है और कोई अलग है ना। अर्थात हम यदि देखें तो उनकी खान पान, वेशभूषा, ठीक है, विचारों, विश्वास, है ना, भाषा, धर्म, संस्कृति, आजीविका, उपार्जित करने के तरीकों से समानता पाई जाती है। समझ रहे होंगे आप लोग। समरूपता करने का मतलब खान पान भी वही होगा, वेशभूषा भी वही होगा, विचार भी होगा, है ना, विश्वास भी वही होगा, भाषा, धर्म, संस्कृति, आजीविका उपार्जित करने तक के भी जो है सभी में समानता पाई जाती है। ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो थे उन्होंने और एक बताया आत्मनिर्भरता, है ना, मतलब लघु समुदाय में जो है आत्मनिर्भरता होता है, अर्थात सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। एक मुख्य विशेषता यह है कि जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध कहा है, मतलब जो जनजाति लोग होते हैं ना, वो जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध उनके पास ही होता है। ठीक है। लघु समुदाय इस कारण भी आत्मनिर्भर होता है कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए ही व्यक्ति उसी के अंदर अपने सभी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। आप देखे होंगे जो जनजाति होते हैं ना, ठीक है, वो जिस जगह पे रहते हैं ना, वो पूरी तरह से वहां पे ही जो है ना अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। इनके लिए पैसा बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं। इनकी जो भी आवश्यकता होती है ना, वह हम देखें तो वस्तु विनिमय, है ना, मतलब कि वस्तु के द्वारा एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। ठीक है। और जो भी इनकी आवश्यकता होती है वो जंगलों से प्राप्त होती जाती है। और इनका जो घर या निवास स्थान होता है वो हम देखें तो नदी किनारे अधिक होती है, ताकि उनके पास जो है जल की भी पर्याप्तता उपलब्ध हो। ठीक है। सभी विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि जनजाति एक लघु समुदाय है ना। जो जनजाति है वह क्या है, एक लघु समुदाय, छोटा समुदाय। ठीक है। यहां पे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, है ना। कहता है जाति का तात्पर्य एक ऐसे अंतर्विवाही समूह से है जिनका सामाजिक परिस्थिति तथा व्यवहार का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है ना। जाति का जो तात्पर्य है ना वो अंतर्विवाही समूह है जिसके सामाजिक परिस्थिति तथा व्यवहार का निर्धारण जन्म के आधार से होता है। समझ रहे, मतलब जो जाति है ना वो जाति जन्म के आधार से होता है। जिस जाति में हम लोग का जन्म हो जाता है, हम उसी जाति के पूरे जीवन पर्यंत रहते हैं। ठीक है। और हम लोग चाहकर भी जो है ना दूसरी जाति में विवाह नहीं कर पाते। अर्थात ये निर्धारण क्या करता है, यह निर्धारित करता है समाज की परिस्थिति अथवा व्यवसाय का। सपोज मान के चलिए यदि हम हलवाई हैं तो हम हलवाई के घर में जन्म लिए तो हमारा परिस्थिति क्या होगा, हलवाई होगा। ठीक है। और हमारा जो व्यवसाय है ना वो भी हमारा हलवाई ही वाला का होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं जनजाति एवं जाति में समानताएं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अनेक विद्वानों ने जाति को बहुत से परिवारों अथवा परिवार समूहों के एक संकलन के रूप में स्पष्ट किया। ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग, है ना। ठीक है। अर्थात बहुत सारे जो विद्यार्थी थे विद्वान जो थे उन्होंने बताया कि परिवार अथवा परिवार के समूहों का संकलन के रूप में स्पष्ट किया। और उन्होंने जिसमें हम देखें तो कपाड़िया यह मानते हैं कि भारत में, ठीक है, बहुत से ऐसे जातियां हैं जो 25 से 30 परिवार अथवा एक बड़े वंश समूह से ही बनी है। ठीक है। जो जातियां हैं वो 25 से 30 परिवार अथवा एक बड़े वंश समूह से बने हैं। ठीक है। जबकि जनजाति में इन्होंने बताया, है ना, जनजाति को देखे तो डीएन मजुमदार महोदय जो थे उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि अनेक परिवारों के समूह एक ऐसा संकलन माना है जो निश्चित भूभाग में रहता है तथा एक विशेष नाम के द्वारा पहचाना जाता है।
ठीक है। और अनेक जनजातियां तथा जातियां एक विशेषता का अपवाद को हो सकता है, लेकिन अधिकांश जातियों और जनजातियों की समानता को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण आधार भी है ना। कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिनमें हम देखें तो लगभग समानता है, मिलती जुलती है, मतलब उनमें भी जो है एक टोटम के द्वारा जो है बहुत सारे परिवार के सदस्य एक समूह में होते हैं, है ना, एक वंश होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए बताता है कि प्रत्येक जाति तथा जनजाति एक विशेष नाम द्वारा पहचाना जाता है ना। जाति जो होता है वो भी एक विशेष नाम होता है उनका, जनजाति जो होता है उनका भी एक विशेष नाम से पहचान होता है, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जाति अथवा जनजाति की विशेषताओं तथा आकार में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, है ना, उनके परंपरागत नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम जाति को देखें तो जाति भी बहुत प्रकार के हैं। जैसे हम देखें हलवाई होते हैं, सुनार होते हैं, है ना, तेली होते हैं, धोबी होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। और जनजाति हैं जैसे हम देखें होरो है, बिरहोर है, मुंडा है ना, गोंड है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके जातियों के नाम में भी, जनजातियों के नाम में भी जो होता है ना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। लगभग दोनों का मैच करता ही करता है ना। चलिए यहां पे हम देखें तो जनजाति के सामाजिक संगठन में नातेदारी, गोत्र, वंशक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी के आधार पर, ठीक है, जनजाति के सदस्य के समानता की चेतना पैदा होती है ना। अर्थात हम देखें तो दोनों की जो समानता होती है ना उसकी चेतना पैदा होती है। अर्थात हम देखें तो जाति के एक बड़ा समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे से चाहे कितना भी दूर हो जाते हैं, उनके बीच जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक नातेदारी संबंध अवश्य देखने को मिलता है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जनजाति में तो आपका नातेदारी, गोत्र, वंश का तो महत्वपूर्ण स्थान है ना, और उनमें आपसी सहयोग सदस्यों के लिए चेतना पैदा होती है, मतलब जागरूक होते हैं। उसी प्रकार से हम देखें तो जातियों में जो है ना, जातियों में जो है वो भले ही एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नातेदारी जो होती है उनकी ना संबंध अवश्य देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जाति के लोग जो होते हैं, एक ही जाति के जो लोग होते हैं, जब उनकी आजीविका उपार्जन में जब कोई कठिनाई होने लगती है तो अपने निवास स्थान जो अपनी मातृभूमि होती है उसको उस छोड़कर और दूसरे जगह को माइग्रेशन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मातृभूमि के जो लोग थे ना उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता, वो आवश्यकता जब पड़ता है तो एक दूसरे को आवश्यकताओं को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आगे जो चौथा समानता बताते हैं कि परंपरागत रूप से प्रत्येक जनजाति एक विशेष व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, ठीक है। और परिस्थितियों में अधिक परिवर्तन हुए बिना जनजाति व्यवसायिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जनजाति जो होती है ना उनकी भी अपनी एक विशेष आजीविका उपार्जित करती है, ठीक है। और परिस्थिति में जो होता है ना भिन्न यदि परिस्थिति भी आ जाती है फिर भी वो अपने व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब बदलते नहीं है। जिस तरह से हम देखें तो जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है तथा जाति के नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपने जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती है ना। जाति में भी हम लोग देखते हैं ना कि जो व्यक्ति जिस जाति को होता है उस जाति का उसे व्यवसाय भी करना होता है, और वह जाति के जो लोग होते हैं ना वह चाहकर भी जो है ना वो अपने व्यवसाय को परिवर्तन नहीं करते, या फिर यदि कोई करते भी है तो वे उनको समाज अनुमति नहीं देता,
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी हो गया हो, ठीक है, और वह चाह रहा है कि अब हम जो है मंदिर में जाकर और पूजा अर्चना करवाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात ये जो पूजा पाठ करने का जो व्यवसाय है ना, ये ब्राह्मणों का ही है, ठीक है, और समाज उन्हीं को जो है अनुमति देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्या कहता है कि जिस तरह जनजाति में अपने समूह से बाहर विवाह करने वाले व्यक्ति को परिवार को जनजाति पंचायत द्वारा दंडित किया जाता है, उसी तरह से जाति व्यवस्था में जो है ना अंतर्विवाही के नियम पर आधारित रही है। समझ रहे होंगे। अर्थात यदि कोई जनजाति है ना, यदि वह बाहरी जनजाति में विवाह कर लेता है, ठीक है, मतलब जिस जनजाति का है, सपोज मान के चलिए वह जो है आपका मुंडा जनजाति का, और वह मुंडा जनजाति के लड़का जो है वह हो या बिरहोर में जाके या फिर गोंड जनजाति में जाकर विवाह कर लेता है, तो वहां पे जातीय पंचायत होती है और उस परिवार के सदस्यों को भी और उस लड़के को भी जो है ना दंड देता है। और सेम कंडीशन हम देखें तो अपने जातीय व्यवस्था में भी है। अर्थात अंतर्विवाही जो है ना नियम को बहुत कड़ाई के साथ पालन की जाती है। अर्थात चाह का भी जो रहता है वो बाहर है ना, मतलब अंतर्विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोनों में लगभग समानता मिलती जुलती है। नेक्स्ट हम देखें जो छठवां है, वह कहता है कि साधारणतः प्रत्येक जनजाति अपनी उत्पत्ति एक विशेष पूर्वज से मानती है, चाहे वह पूर्वज जो होता है वह आपका वास्तविक हो, ठीक है, या काल्पनिक हो, लेकिन अपनी उत्पत्ति जो है ना वह अपने पूर्वज से ही मानता है। जिसको हम देखें तो विभिन्न शाखाओं में उनका गोत्र का नाम देखने को मिलता है। गोत्र भी होता है ना, गोत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जनजातियों में देखें तो इनकी उत्पत्ति भी जो है ना विशेष पूर्वज से ही दावा किया जाता है। अर्थात जनजाति जो है ना, इन जनजातियों में जो होता है अपने पूर्वज को माना जाता है। समझ रहे। जैसे हम लोग देखें तो हिंदू में लगभग 7-8 गोत्र है, काशी है, कश्यप है और भी बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से जनजातियों में जो है ना इनके लिए भी जो है विशेष पूर्वज होने का दावा किया जाता है कि हमारी जो उत्पत्ति है उसी के द्वारा हुई है ना। यदि सातवां को देखें, सातवां समानता तो यहाँ पे बताता है कि संस्कृति आधार पर, ठीक है, संस्कृति आधार पर घुरिये ने जाति और जनजाति के बीच समानता का उल्लेख किया है ना, संस्कृति आधार पर भी। अर्थात उन्होंने माना कि जनजाति की संस्कृति विशेषताएं और दूसरी जनजातियों की से भिन्न होती है, उसी तरह जनजातियों में भी जो है ना परंपरा और जनजातीय लोकाचार भिन्नता देखने के लिए मिलती है तथा एक ही उत्सव और त्योहार को अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न ढंग से मनाया जाता है। समझ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य है कि जातियों में जो है ना उनमें भी जो है अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, मतलब अलग अलग जनजाति है तो अलग अलग जनजातियों में भी होती है। और सेम कंडीशन हम देखें तो जनजातियों में है ना भिन्न भिन्न प्रकार की जनजाति है, तो उनमें भी जो है ना अपने उत्सव त्योहार के को अलग अलग तरह से और अपने अपने ढंग से मनाते हैं, ठीक है। आठवां देखिए समानता यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम प्रजाति आधार पर जनजातियों तथा जातियों की तुलना करें तो बीच की समानता पाई जाती है, ठीक है। अर्थात हम देखें तो राजस्थान है, गुजरात तथा मध्य भारत की जनजाति सारे की विशेषता और उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांतों के जनजातियों से भिन्न है ना। मतलब कि जैसे गुजरात है, मध्य भारत है, या फिर हम उत्तरी पूर्व जो आपका सीमा प्रांत है वहाँ की जनजाति में भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो वर्तमान युग में जिस तरह जनजाति में प्रजाति लक्षण में मिश्रण होती चली जा रही है, मतलब कि अब ऐसा है कि कोई भी जनजाति है
वो लगभग एक दूसरे से घुलते मिलते चले जा रहे हैं, मिश्रित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन हम देखें तो जातियों का एक दूसरे के संपर्क में बढ़ने के कारण उनकी जो विशेषताएं हैं, जनजातियों की प्रजाति विशेषता, वो भी मिश्रित होता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम उत्तरी या फिर दक्षिणी, है ना, जो जनजाति हैं उनमें भी जो है समानता धीरे धीरे मिश्रित हो रही है। सेम कंडीशन जो है ना आपका जातियों में भी जो है मिश्रित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तो भी हम लोग देखें जनजाति एवं जाति में समानताएं। अब हम लोग देखते हैं जनजाति एवं जाति में भिन्नताएं। ठीक है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्स एंड कास्ट, है ना, मतलब जनजाति और जनजाति में क्या अंतर है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है ना। जो जाति है ना ये मानव निर्मित व्यवस्था है। इसके इतिहास और उद्देश्य, ठीक है, इसके इतिहास जो है और उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सभी जानते हैं कि मनुस्मृति में पवित्रता और अपवित्रता तथा वर्ण व्यवस्था के जिन नियमों का उल्लेख किया गया है ना, अर्थात ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये जाति व्यवस्था किसने लागू किया? ये मनुस्मृति के द्वारा बनाया गया था। और इस मनुस्मृति में भी एक आधार लिया गया था किसका? पवित्रता और अपवित्रता तथा वर्ण संकरता का, है ना। वर्ण जो आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी, है ना, वर्ण व्यवस्था, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बाद की जो समय आती है ना, इस समय में जो है जाति में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसीलिए जो है जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हम देखें तो जातियों में भी जो थे उपजातियों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। अर्थात आप देखे होंगे कि एक जाति में जो है 7 उपजाति भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखें तो इसके विपरीत जो जनजाति होते हैं, एक विशेष भूभाग पर जब व्यक्ति का कोई समूह सामान्य संस्कृति के अंतर्गत संयुक्त जीवन व्यतीत करने लगा तब उसी को एक जनजाति के रूप मिल गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो जनजाति हैं वो एक विशेष भूभाग पर निवास करते हैं और एक समूह का सामान्य संस्कृति मैच करती है ना, और संयुक्त जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो इन्हीं के जो समूह है उसी को हम लोग जनजाति का रूप मान लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर यह है कि ये जो मानव निर्मित है और ये आपका जनजाति क्या है? जनजाति जो सामान्य संस्कृति के अंतर्गत एक विशेष स्थान पे निवास करने लगते हैं और सभी की जो समानताएं मिलती जुलती है, संस्कृति हो गया, है ना, व्यवहार हो गया, हाव भाव, तो उनको हम लोग जनजाति कहते हैं। ठीक है, जनजाति में किसी समाज की मौलिक सभ्यता और संस्कृति वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है ना, मतलब कि मौलिक सभ्यता और संस्कृति के वास्तविक प्रतिनिधित्व माना जाता है। मौलिक मतलब कि जो फंडामेंटल होता है, मतलब बेसिक सभ्यता उनमें पाई जाती है, मतलब मूल रूप से मौलिक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक ही जाति के सदस्य एक दूसरे से भिन्न संस्कृति और भाषाई विशेषता होने के साथ वे लोग कितने ही दूर के क्षेत्रों में फैले हुए हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो जाति के लोग होते हैं ना, वो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा विशेषता, है ना, साथ होने के साथ ही दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। इसके विपरीत हम देखें तो निश्चित भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, जनजाति, ऐसे विशेषताएं होती है। ठीक है, इनमें भी भिन्नताएं पाई जाती है और यहाँ पे जो जनजाति है इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यदि हम यहाँ देखें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की सामाजिक परिस्थिति दूसरे जाति की तुलना में स्पष्ट रूप से ऊंच और नीच होती है ना, मतलब ऊंचा और नीचा होता है, अर्थात संस्तरण होता है ऊंच का और नीचा का। ठीक है, मतलब एक उच्च जाति होता है, एक निम्न जाति होती है। लेकिन यदि हम देखें जनजातियों के बीच में किसी तरह का उदग विभाजन नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो है ना ऊंचा और नीच का कोई बात ही नहीं होती। यहाँ पे हम देखें तो संस्कृति आधार पर एक दूसरे की तुलना में ऊंच नीच नहीं कहा जा सकता,
मतलब सब एक समान होते हैं। लेकिन हिंदू जातियों में क्या होती है, जातियों में देखें तो ऊंच और नीच की भावना होती है ना, परिस्थिति होती है। लेकिन जनजाति में ऊंच और नीच की परिस्थिति नहीं होती है। ठीक है, यदि हम यहां देखें प्रत्येक जाति अपनी एक पृथक भाषा होती है ना, सॉरी मतलब जनजाति की अपनी एक पृथक मतलब अलग भाषा होती है। ठीक है, लेकिन जातियों में अपनी कोई पृथक भाषा नहीं होती है। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियां एक भाषा को ही उपयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पांचवा कहता है कि जनजाति एक समरूप समुदाय है ना, जो जनजाति है वो समरूप समुदाय है जिसके आधार पर विवाह, खान पान, सामाजिक संपर्क, संबंध किसी तरह का विभाजन नहीं होता। दूसरी ओर यदि हम देखें, जाति एक ऐसा समूह है जो विवाह, सामाजिक संपर्क तथा खान पान के आधार पर एक दूसरे से पृथक होता है ना। मतलब कि जाति में क्या होती है, खान पान भी जो होता है अलग होता है, संपर्क भी अलग होता है ना। छठवां देखिए कहता है कि जनजाति एक आत्मनिर्भर होता है। जनजाति जो है एक आत्मनिर्भर समूह है। लेकिन यहाँ पे हम जाति में देखें तो जनजातियों से संबंधित लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते, आश्रित होते। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां क्या कहता है कि प्रत्येक जनजाति अपने अलग धार्मिक विश्वास होते हैं। ठीक है, और इन विश्वासों में साधारणतः प्रकृति पूजा, जादुई क्रिया, टोटम संबंधी विशेषताओं का एक मिला जुला रूप देखने के लिए मिलता है ना। और दूसरी ओर हम देखें, जातियों में हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं। जाति की उत्पत्ति स्मृतिकालीन हिंदू धर्म ग्रंथों का नियमों का आधार मानते हैं। समझ रहे, मतलब कि यहाँ पे हम देखें तो जनजातियों में जो है ना लगभग समानता मिलती जुलती है। टोटम संबंधी विश्वास की जाती है और जातियों में जो होता है अपने उत्पत्ति स्मृतिकालीन से हिंदू धर्म ग्रंथों से नियम से मानते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक नए चैप्टर के साथ प्रारंभ करेंगे। ये चैप्टर आज हम लोग का समाप्त हो गया है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे जो जिसका नाम है जनजातीय लोगों का वर्गीकरण। तो आप लोग जो है अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो पुनः कमेंट में आप बताइएगा और इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर भी कीजिएगा। और इस आज जो है नए होंगे है ना तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। चलिए, धन्यवाद।